दोस्तों हम लोग आज शुरू करने वाले पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग समझेंगे पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर में क्या अंतर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने डेस्टिनी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इस सिंबल को तो आप पहचानते हो क्या? ये क्या गूगल मैप का एक लोकेशन सिंबल है। तो आप कभी भी किसी जगह पे जाते हो तो लोकेशन ऐसे ही सर्च करते हो, आप नाम जगह का दे देते हो या एड्रेस दे देते हो और फिर ऐसे आपको सिंबल दिखता है और उसी से आप फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हो। तो ये एक तरह से पोजीशन बता रहा है। एंड यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं यानी कि एक्सिस जो लिए गए हैं वो किस बेसिस पे लिए गए हैं, यहाँ पे आपका कॉम्पास के हिसाब से यानी कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है कि कहाँ पे पोजीशन है उस जगह की। तो हम लोग एक्सिस में यानी कि 3D में भी देखेंगे, 2D में भी देखेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस में कैसे पोजीशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट देखा जाता है। क्योंकि देखिए ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं अभी एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। आप जहाँ खड़े रहते हो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। यानी आप घर पे हो तो घर से आप अगर देख रहे हो किसी अपने स्कूल का या कॉलेज का या सिनेमा हॉल का किसी का भी लोकेशन चाहते हो तो पोजीशन को जानने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो है आपका घर या आप जहाँ खड़े हो। उसी तरह से हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तुलना में देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर कहते हैं किसको है। तो देखिए अब मैंने कहा कि आप जिस पॉइंट से देख रहे हो या गूगल मैप में सर्च कर रहे हो वो आपका रेफरेंस पॉइंट बनता है। वहां से आप क्या देख रहे हो? लोकेशन देख रहे हो, लेकिन डिस्टेंस आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी मान लीजिए आप फ्लाइट से जाना चाहते हो या कोई चिड़िया आपकी पोजीशन से वहां तक जाना चाहती है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ने कवर किया वो उसका होगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस पॉइंट जो है जहाँ से देखा जा रहा है वो है ओ, और जिस पोजीशन को देखना है वो है आपका पी। तो ये ओपी जो है वेक्टर ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, और बोल्ड में भी आप पी लिख सकते हो, चलेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ए बी सी दिया कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ए बी सी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो स्पेस में कहीं ही पॉइंट पी है और उसका ए जो एक्स एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट बनता है ए है, वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो बी है, एंड जेड एक्सिस पर जो है वो सी बन रहा है। तो उसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, और एक तरह से कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ये पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। यानी कि ए एक्स जो है हम यहाँ पे ए एक्स कर देंगे, बी वाई कर देंगे एंड सी जेड की तरफ है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये एक्स वाई जेड मैं लिख रहा हूँ, बाद में इसको मैं डायरेक्शनल जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसके द्वारा सिग्निफाई करेंगे। हम लोग अभी तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी सी जो है एक्चुअली क्या है? ए बी सी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पॉइंट्स पी के, एंड इसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर, जो एबीसी को हम लोग क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी या पी का है। अब एक तरह से ये एड्रेस है, देखिए थिंक ये एक एड्रेस है पॉइंट पी का, और ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कैसे आप पहुंचना है ओरिजिन से उस पॉइंट पर, जैसे कि आप गूगल मैप पर एक तरह से एड्रेस ही तो डालते हो तो वो पोजीशन दिखाता है। इसको और ठीक से समझते हैं अगले स्लाइड में। अब चलिए हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर व्हिच सिंबलाइजेस ईदर द पोजीशन या लोकेशन ऑफ अ गिवन पॉइंट। जैसे कि हम लोग देखें गूगल मैप में लोकेशन हम देखें, उसी को हमने पोजीशन कहा। और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट, कोई भी आर्बिट्ररी आप जहाँ खड़े थे वहीं से खोज रहे थे ना। जरूरी नहीं है कि आप घर में बैठ के खोजें, आप किसी रास्ते में किसी मार्केट में तो वहां से आपको पता लगाना था कहाँ जाना है, इस नए कॉलेज में एडमिशन के लिए कहाँ है लोकेशन देखें। तो आप किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट से उसको ये कर सकते, रेफरेंस पॉइंट ले सकते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली चूंकि यूज करेंगे तो हम लोग ओरिजिन लेके करेंगे। ओरिजिन ईजी होता है, जीरो होता है ना वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। वैसे हम आर्बिट्ररीली कुछ भी ले सकते हैं लेकिन अपने को कॉम्प्लिकेट कर देना होगा, यहाँ पे नहीं लेंगे। हाँ कभी कभी दिखाऊंगा मैं कि लेके भी हम कर सकते हैं।
तो द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन है, इसलिए ओरिजिन से लेके ऑफ दैट वेक्टर टुवर्ड्स द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट जैसे पी लिया हुआ था वहाँ पे, जैसे यहाँ पे पी पॉइंट है ना ये, तो पी पॉइंट हम कहाँ से कैसे डायरेक्शन इसका होगा, ऐसे होगा। ओरिजिन से डायरेक्शन जो होगा इसका पोजीशन वेक्टर का, एरो का हेड जो होगा वो आपका पी की तरफ होगा, टेल जो होगा ओ के तरफ होगा। तो ये एक्स वाई जेड, जैसे वहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। ये 3D को इसको ठीक से समझिए, ये बॉक्स रूप में बना हुआ तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हमने कहा कि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एक्स वैल्यू होगा चाहे ए वैल्यू होगा, उसके बाद वाई एक्सिस के रेफरेंस में वाई या बी लिखा हुआ रहेगा, एंड जेड एक्सिस पर आपका सी, जैसे उस पिछले स्लाइड में था यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। और ये तो आप जानते हो कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है एक्सिस के। ये है आपका एक्स एक्सिस का, ये है वाई एक्सिस का, और ये है जेड एक्सिस का। तो तीनों एक्सिस के अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या दिखाते हैं, एक बताते हैं किस डायरेक्शन में ये ले रहे हैं आप। एक्स का जो वैल्यू लोगे आप किस डायरेक्शन में लोगे, एक्स के डायरेक्शन में लोगे। वाई का वैल्यू जो यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट, वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई के, मैंने जे लिखा हो वाई के डायरेक्शन में, जेड वाला किसका के डायरेक्शन लिखा, के मतलब यहाँ पे जेड के डायरेक्शन में ही होगा। ये केवल डायरेक्शन बताता है, इसका यूनिट का वैल्यू कितना होता है, यूनिट वेक्टर का 1 होता है। वो 1 से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेन फैक्टर नहीं होता है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बताना होता है। और ये तीनों जो एक दूसरे के क्या होते हैं डायरेक्शंस, यूनिट वेक्टर्स, जब चूंकि डायरेक्शंस 90 डिग्री में, तो यूनिट वेक्टर्स भी ये 90 डिग्रीज पर एक दूसरे से होते हैं, जिसको ऑर्थोगोनल कहते हैं हम लोग। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स भी कहलाते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखिए आप पूछ रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हो गए आपको, और वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ये 2D में, 3D में नहीं है, और इजी थोड़ा सा है, तो इसको कैसे आप लिखोगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो पहले आप किसी एक को लीजिए, पहले ओ ए को लेते हैं, तो ऐसे एरो आप खींचोगे, ठीक है, और क्या लिखोगे, ओ ए डैश डैश में एरो, ठीक है, इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्स एक्सिस का है कोऑर्डिनेट 2 लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है, ए 2 लिखा हुआ है, एक्स पर 2 है और वाई पर भी 2 है, तो यहाँ पे आप लिख दो, प्लस यहाँ पे 2 ये लिख दो। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर क्या, ओ ए। उसी तरह से बी का देखते हैं यहाँ से, तो बी का यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो क्या लिखोगे आप, बी का क्या है, बी का आपका है -2 2, तो आप इसको लिखोगे ओ बी -2i +2 j कैप, ठीक है। अब उसी तरह से आप सी का देखते हो, तो यहाँ से ये है पोजीशन वेक्टर ओ सी। ओ सी का पहले सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है लिखे, सी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -2, तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2i कैप -2j कैप हो गया ओ सी। और फाइनली हम देखते हैं इसको डी की पोजीशन को, तो ओ डी इसका वेक्टर होगा, डी क्या है आपका, डी आपका है 2 -2, तो ओ डी हो जाएगा आपका इज इक्वल टू +2i -2j। और इस तरह से हम लोग, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए था, हम लोग पोजीशन वेक्टर्स ईच पॉइंट का बता दिए। पॉइंट सी है, ये पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट्स है ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हम लोग जब एरो ऐसे लाइन टान लेते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर बनता है। पोजीशन वेक्टर ये ए नहीं है, ओ ए है, याद रखिएगा। पोजीशन वेक्टर ओ बी है, बी नहीं है, बी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ कह सकते हैं या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। और सी भी एक पॉइंट है, लेकिन ओ सी यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर में। तो मैं लोकेशन जो बता रहा हूँ उसको मत समझिए, उस पॉइंट को बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस जो आप खोज रहे हो वो कितना है, उसको मेजर करना। हम अब इसको इसमें कर रहे हैं, वेक्टर सिस्टम में कर रहे हैं मेजरमेंट,
उसको कैलकुलेट कर मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, उसमें तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बताएंगे, डायरेक्शन अलग से बताना, यहाँ पे दोनों कॉम्बाइंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले तो आप समझ लो कि जैसे कि ये पॉइंट है, एक P है और एक Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं वो है 2, 3, 4, ठीक है, और Q के कितना है, तो 4, -1 एंड -2। कह रहा है कि आप मिड पॉइंट लीजिए, तो पोजीशन आपको हमको पोजीशन वेक्टर कैसे है, मिड पॉइंट कैसे, इसका मिड पॉइंट बीच में होगा ना, यहाँ पे होगा, इसको M ही कर देता हूँ मैं, M लिख देता हूँ नाम। अब मिड पॉइंट है, तो अब मिड पॉइंट जानते हो क्लास 10 से कि कैसे यहाँ पे मिड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे रेशियो 1:1 हो जाता है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसके जो x जो है, x कोऑर्डिनेट दोनों के क्या है, 2 + 4 अपॉन 2 कर दीजिए, 3 माने y वाला हो, 3 + 1 अपॉन 2 कर दीजिए, एंड 4 - 2 अपॉन 2 कर दीजिए। तो m कितना हो जाता है, एक्चुअली m आपका हो जाता है ये 6/2 3, 4/2 2, यहाँ पे -2 1, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स, हो गया आपका किसका, m का। लेकिन हमको m का पॉइंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना, रेफरेंस पॉइंट से तब तो आप एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन को, मान लीजिए ये ओरिजिन कहीं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे इसको, और ये है ओरिजिन, इसका हम लोग O कर देते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके ये हो गए। अब इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अब बताना तो आपके लिए इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, अभी तो मैंने बताया कि कैसे बताते हैं, तो चलिए बताते हैं इसको, ठीक है। तो आपका क्या है, m दिया हुआ है 3, 2, 1, ठीक है। तो ओ एम खोजना मुझे ना, ओ एम क्या लिखोगे आप, 3i कैप + 2j कैप + 1k कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन PQ। अब इस क्वेश्चन करते हैं, देखें कर सकते हैं कि नहीं। क्या क्वेश्चन है, देखिए पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज, तो P यहाँ पे आपको दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 एंड कोऑर्डिनेट्स इसके 1 और 3 है। अब फाइंड द पोजीशन वेक्टर, तो मान लीजिए आपका ये O पॉइंट है, और यहाँ से P का आप खोज रहे हो, P पॉइंट है, तो होगा कितना होगा, 0 0 होगा। तो पहला नंबर हमको पोजीशन वेक्टर खोजना है, तो OP खोजेंगे। OP क्या होगा, तो 1i, मतलब केवल i लिख देता हूँ, i कैप एंड √3j कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब वो कह रहा है कि एंड एन एंगल इट मेक्स विद x एक्सिस। अब पकड़ लीजिए, यहाँ पे अगर मैं O रखता हूँ, इधर x एक्सिस होगा, और ये y एक्सिस है आपका, y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस। तो अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो वो कैसे आप बताओगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी पोजीशन है, x का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कर लीजिए है, और x के डायरेक्शन में, और यहाँ से y जो है वो √3 बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, यही है ना। तो अगर हम tan थीटा लें, क्या लें, tan थीटा ले लें, थीटा मान लेते हैं उसका एंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो आप जानते हो कि tan 60 इज इक्वल टू √3, हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे हम कह सकते हैं x एक्सिस से कितना बना रहा है वो, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये भी पता चल गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को मैंने बहुत अच्छी तरह से पिछले क्लास में बताया था। किसी का भी यूनिट वेक्टर खोजना हो, मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर खोजना है, किसका, इसका, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ओपी का नाम एक दे देते हैं इजी करने के लिए। अब चाहो तो रख सकते हो, ओपी भी रख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए कर देता हूँ। ये ओपी को कुछ देर के लिए मान लीजिए इज कॉल्ड ए वेक्टर। तो क्या होगा, एक अल्फाबेट में आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक वेक्टर कैसे बनता है, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना।
ये वेक्टर जो कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है एक मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और सेकंड आपका यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन वेक्टर। आपको बोल रहा है उसके डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर खोजने के लिए, तो उसको ऐसे कर दीजिए। तो आपको वेक्टर फॉर्म में ऊपर में लिखना होगा और मैग्नीट्यूड लिखना होगा उसका नीचे में। इसी को मैं फिर वापस ओपी के रूप में लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो ओपी में ऐसे लिखता और ऐसे कर देता, कैप इज इक्वल टू ओपी ऐसे लिखता मैं, ऐसे कर देता, और नीचे में ओपी का मैग्नीट्यूड। अब ओपी डैश तो पता है, एरो पता है मुझे, कैप के ऊपर में एरो है, लेकिन ओपी जो क्या एरो के बाद में ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है खोजने के लिए, वो तो मुझे पता नहीं है। तो मैग्नीट्यूड खोजने का भी तरीका बता दिया गया आपको कि ओपी का अगर मैग्नीट्यूड खोजना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को रूट ओवर करके स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, ये बन जाता है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 2 और सॉरी 4, देन यू गेट इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे, ऊपर में लिख दोगे क्या, आई कैप प्लस 3 जे कैप, रूट 3 है सॉरी, एंड नीचे में क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर सकते हो, सबको अलग अलग कर दो। तो ये हो गया, आई को हाफ कर दो ऐसे, हाफ आई कैप प्लस रूट 3 अपॉन 2 जे कैप। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर भी खोज दिया हमने, पोजीशन वेक्टर तो खोज ही दिया है, एंगल आपको बता दिया। तो प्रीवियस कुछ कर सकते एक्सरसाइज के रिवीजन ही हो रहा है, लेकिन आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। तो लोकेशन या पोजीशन आपने समझ लिया। तो लोकेशन एंड पोजीशन में, लोकेशन एंड पोजीशन का वेक्टर में तो क्या अंतर है, तो आपको समझ में आ गया। पॉइंट ले रहे थे, लोकेशन है या पोजीशन है। जब आप उसको जोड़ते हो किसी रेफरेंस पॉइंट से और उसके डिस्टेंस मापते हो, तब उसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शनल फॉर्म में, तब उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी, देखिए ओरिजिन उसका ये है, वहाँ यहाँ से वो यहाँ जाता है, यहाँ से वो यहाँ जाता है, ठीक है। तो अब उसके यहाँ से एक वेक्टर बनता है, उसका एक वेक्टर पोजीशन यहाँ पे बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से चला था, कहीं से यहाँ से चला था, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बना, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक बना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हम खोजना है, यानी कि उसने कितना, ये जो डिस्टेंस है कितना कवर किया, मुझे ये दिया जाए कि ये आपका हो गया यहाँ से ओ से चला, और फिर ये जो है ओ से यहाँ पे गया, ये दो जो दिए हुए हैं आपको, लेकिन खोजना ये बीच का जो दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन है लोकेशंस के, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। तो पहला नंबर तो पोजीशन वेक्टर समझे। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे आर एरो ऊपर में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन अगर मान लेते हैं इसको, तो ओरिजिन से आप देखिए एक पॉइंट यहाँ पे पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। तो एक पर्सन यहीं से नहीं चल रहा है, देखिए कैसे चल रहा है वो आदमी, वो यहाँ पे कहीं था, कोई मेरा फ्रेंड होगा, वो यहाँ से यहाँ पे आया है पहले, और फिर ऐसे करके वो यहाँ पे आया है, और फिर आगे बढ़ गया। मुझे चाहिए ये जो पॉइंट्स वो जो पहुंचा है मेरे जगह से, वो एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बनाता है, और यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर बनाता है। इसको आर से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे R1 देते हैं एरो, और ये R2 दे देते हैं, ठीक है। ये दो पोजीशन वेक्टर्स हमारे लिए हो गए। तो चेंज इन पोजीशन हुआ है ना, पोजीशन ये क्या है, P है, और ये पोजीशन Q है। तो जब वो पोजीशन P से Q में गया तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और वो भी डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो आया, यहाँ से यहाँ तक जो आया वो ये नहीं, कर्व नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डिस्प्ले देखिए, एक आदमी यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये एंड पॉइंट हो गया, यानी कि उसने स्टार्ट किया कहाँ से, ये है आपका P पॉइंट और ये आपका Q पॉइंट। तो हमको चाहिए ये, जैसे कि मैं यहाँ से देखता अगर, तो मैं देखता उसको वहाँ से कहाँ गया वो मुझे पता नहीं है, मुझे चाहिए ये और मुझे चाहिए ये, ठीक है। इस तरफ हो गया ना, तो ये चाहिए। तो मुझे इन दोनों की समझिए, यहाँ से यहाँ गया, पहले तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो चेंज किया अपने पोजीशन को। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहते हैं, तो पहले तो मतलब पोजीशन ये था,
और ये पोजीशन बन गया, पोजीशन 1, पोजीशन 2, कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब पोजीशन का वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, इस पोजीशन का भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर का आएगा, वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से वो पोजीशन वेक्टर का आएगा। अब चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? जब पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होगा, 2 पॉइंट का जो आप जो शॉर्टेज डिस्टेंस ले रहे हो वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। ये आप कहोगे ये पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, मुझे चाहिए ये चेंज हुआ है दोनों का, ये चेंज कितना हुआ है वो बताना है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन विच डायरेक्शन भी पता चल जाए उसमें। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, मैंने मतलब कि कैलकुलेशन के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए आपका ओरिजिन ये है और ये आपका पोजीशन, या ये पॉइंट है आपका है वो, और यहाँ से ये पोजीशन ए है, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। और वो जो आदमी है यहाँ से वो चलता है यहाँ पे आता है, ठीक है, ये पोजीशन जो है इसका नाम हम रखते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, जिसको कि वो इसको कहेंगे वो है पोजीशन वेक्टर, और इसको कहेंगे हम लोग क्या, ओ बी पोजीशन वेक्टर। और ये इधर से इधर आया तो ए से बी की तरफ आए तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हो वहां से, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझना है, ट्राइंगल लॉ मैंने सिखाया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, उसमें आपने देखा था कि अगर 2 साइड्स, देखिए इसका हेड फिर इसका टेल ऐसे रिदम में चल रहा है, साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है दोनों, लेकिन ये तीसरा जो है उल्टा चल रहा है, तो तीसरा जो उल्टा साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आपका वेक्टर है, याद रखिएगा, इज नॉट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन। ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन नहीं है। क्यों? रिजल्टेंट कौन सा होता था? अगर ट्राइंगल आप बनाते हो यहाँ से, तो आप ले जा रहे थे, जैसे ऐसे ले जा रहे थे, फिर ऐसे ले जा रहे थे आप, तो तीसरा क्या कर रहे थे, जिसको आप रिजल्टेंट बोल रहे थे, वो इसके टेल को, उसको हेड को छू रहा था, तो ऐसे बनता था, तो ये रिजल्टेंट कहला रहा था ना, ये ए कहला था, ये बी कहला रहा था, ऐसे कहला रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो रिजल्टेंट है एक्चुअली हेड और हेड को छू रहा है। हेड एंड हेड को कौन छूता है? वन ऑफ द साइड्स, वन ऑफ द साइड जो बी बाद वाला साइड है, जो सेकेंड साइड है वो फर्स्ट साइड नहीं, फर्स्ट साइड तो रिजल्टेंट के इसको हेड के टेल को छू रहा है और उसके भी टेल को। तो यहाँ पे देखिए बात समझिएगा, अगर कोई वेक्टर अपने 2 साइड में वेक्टर्स के सेम थिंग को टच कर रहा है, वो रिजल्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि टेल एंड टेल टच कर रहा है तो भी वो रिजल्टेंट नहीं है। अगर हेड एंड हेड टच कर रहा है तभी भी वो क्या नहीं है, रिजल्टेंट नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं, ये जो वेक्टर है ये क्या टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए टेल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल लिख देता हूँ, इसका हेड है। तो ओ बी जो है किसको टच कर रहा है? टेल एंड हेड को। देखिए तो डिफरेंट होता है, ये एक तरह से रिजल्टेंट का काम करेगा। क्या करेगा? ये रिजल्टेंट बनने वाला है वेक्टर। बाकी 2 देख लें हम लोग। अब देखिए इसको देखिए, ये ओ बी ओ ए को देखिए, ओ ए इसके टेल को और इसके देखिए वो ये जो ए बी है, ए बी के टेल को, दोनों के टेल को छू रहा है। तो टेल टेल एक चीज को, एक ही चीज को दोनों तरफ छू दे तो समझिए कि वो रिजल्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसको देखें तो ये देखिए इसके हेड को छू रहा है और इसके भी हेड को छू रहा है। मैं गोल कर दे रहा हूँ, ये किसके लिए? ए बी के लिए। ए बी अपने पीछे वाले का हेड और सामने वाले के हेड को छू रहा है। तो जब एक ही टाइप की चीज को छुए, हेड एंड हेड को छुए या टेल एंड टेल को छुए, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? जो टेल और हेड को छुए। बस ये आप देख लीजिएगा 3 वेक्टर्स में जो डिफरेंट थिंग्स को छुए
वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कौन हो गया, ओ बी हो गया। और उसके बाद बाकी तो लोग क्या होंगे, बाकी लोग रिजल्टेंट नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे ओ बी को रिजल्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे भी ये रिजल्टेंट इसके यार इसके हिसाब से लिखोगे ना आप, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि टेल से जो होता है पहला वाला होता है, देखिए इसके टेल से जो पहला वाला टच करता है पहला वाला, तो ओ बी प्लस ओ ए प्लस ए बी हो गया। हमको तो चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या है, ए बी क्या बन जाता है, ए बी बन जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खोजने के लिए याद रखिएगा कि पहला नंबर तो वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, सेकंड रिजल्टेंट वेक्टर है कि नहीं आप कंफर्म कैसे होंगे, तो आप देख लोगे कि वो जो वेक्टर है वो दोनों सेम टाइप की थिंग को टच कर रहा है कि नहीं, हेड एंड हेड को टच कर रहा है कि नहीं, टेल एंड टेल को टच कर रहा है कि नहीं। अगर वो सेम टाइप की चीज़ों को टच कर रहा है तो वो रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट कौन होगा, जो हेड और एक तरफ टेल को टच करता है। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट वो भी था। अब देखिए ये तो हो गया समझाने का तरीका, याद करने का तरीका जो कि झट से एग्जाम में आया हम समझ जाए। तो आपको अब ये दिमाग में रखना, आप देखिए ए टू बी क्यों लिखा हुआ है, टेल से हेड की तरफ लिखते हैं ए बी लिखा हुआ है टेल से हेड तक। अब देखिए इसका जस्ट सिंपल देखिए, वो तो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पहला लिखा है उसको हम बाद में लिखे, कहने मतलब दिस माइनस दिस ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, नहीं समझा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो समझ में आ रही है। ये फाइनल हो गया बी पॉइंट फाइनल, और ओ ए इनिशियल हो गया। तो बी से हम माने ए से बी तक नहीं लिखेंगे, डिफरेंस कैसे बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए। तो इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ होता है आपको, मान लीजिए रेफरेंस आप पकड़ लीजिए ओ है, वो ही रेफरेंस लेंगे। हम लिखते हैं कि हम लिख दिए पी क्यू, बताइए तो इसका क्या होगा, इसका होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए सी डी, क्या होगा, तो होगा ओ डी माइनस ओ सी। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए एक्स वाई, तो क्या होता, तो होता ओ वाई माइनस ओ एक्स। अगर लिखा होता है मान लीजिए एम एन, तो क्या होता है इसका, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पे होता है आपका ओ एन माइनस ओ एम। ये सिंपल हो गया। देखिए आप देखोगे अल्फाबेट्स को आपको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करोगे आपको पोजीशन वेक्टर अपने आप मिल जाएगा। याद रखिएगा पहले इसको लिखना है बाद वाले को, क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। अब चलिए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है, और ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये तो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस बनता है। और यहाँ पे देखो वैल्यूज दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 5 मेजरमेंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 मेजरमेंट है। इसको पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, पॉइंट पी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स है एब्सिसा इसका 2 है और इसका जो ऑर्डिनेट है 3 है। इसको मान लेते हैं क्यू, इसका एब्सिसा कितना है 3 है और इसका ऑर्डिनेट कितना है 1 है। ये तो पॉइंट्स हो गए। अब मान लीजिए एक आदमी यहाँ से यहाँ तक चलता है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो वो चलता है यहाँ से यहाँ तक। अब हमको खोजना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। डिस्प्लेसमेंट तो आप जस्ट इसको कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बस हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या खोजना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खोजना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं पहले क्या रूल लूँगा कि बाद वाले से पहले वाले को माइनस करूँगा वेक्टर को, माने पोजीशन वेक्टर ये ओ क्यू है और ये ओ पी है, तो ओ क्यू से ओ पी को माइनस करूँगा। दूसरा एक तरीका सोचने का कि देखिए हम इधर से इधर आया ना, तो एरो लास्ट में आया इधर, एरो माने हेड की तरफ, हेड माइनस टेल कीजिए, हेड की तरफ जो है
पोजीशन वेक्टर, उससे माइनस कीजिए आप टेल की तरफ जो पोजीशन वेक्टर है उसको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हेड पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब पहले तो मैं लिख देता हूँ सिंपल ऐसे कि पी क्यू करना, मुझे क्या करना है, पी क्यू वेक्टर खोजना है। ये उसका हेड किधर है, तो उसका हेड क्यू की तरफ है, और उसका टेल किधर है, तो माइनस साइन देंगे, टेल उसका है पी की तरफ है। लेकिन ये तो पॉइंट्स है, इसको वेक्टर बनाने के लिए तो हमको ओ क्यू लिखना होगा ना, यहाँ पे ओ पी लिखना होगा। तो ये करने से मुझे आंसर मिल जाएगा क्या, दो पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, डिफरेंस से हमको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो भी कौन सा, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करूंगा। अब देखता हूँ कि दोनों का वैल्यूज क्या है, तो ओ क्यू पहले लिख देता हूँ क्योंकि माइनस करना है मुझे ओ क्यू से इसको। तो इसका होगा ये एक्स एक्सिस पर है तो 3i हो गया इसका, और प्लस 1j हो गया। ओपी जो है क्या होगा, ओपी होगा आपका 2i प्लस 3j। अब मैं खोज लेता हूँ पी क्यू जो चाहिए मुझे, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर क्या है, वो है आपके पास में 3i कैप प्लस 1j कैप माइनस ओ पी क्या है आपके पास में 2i कैप प्लस 3j कैप। अब देखिए यहाँ पे निगोशिएट कौन करेगा, आई आई एक साथ में निगोशिएट करेगा। इसको हम लोग, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद इसको समझेंगे बात क्यों आई आई निगोशिएट एक दूसरे करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और जे के साथ में नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 3i माइनस 2i प्लस 1j माइनस, ये माइनस ठीक है ना, 3j, ठीक है। तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हो गया आपका 3 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन हो जाएगा बड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस 2j, उसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो तो 1 माइनस 3, तो ये हो गया 1i माइनस 2j। इस तरह से आपको मिल जाता है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन क्या है पहले देखें। क्वेश्चन कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट हैविंग वेक्टर दिस टू अनदर पॉइंट हैविंग वेक्टर दिस इज हाउ मच। तो क्या खोजने के लिए कह रहे हैं आपको, खोजने के लिए आपको वेक्टर्स नहीं कह रहे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, केवल आपको कहा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो नहीं सिखा रहा था मैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखा रहा था मैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कुछ और होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो भी हम लोग समझेंगे कि होता है कि नहीं सच में। दोनों बातें समझेंगे, आंसर भी लाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले तो मैं इसका पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाता हूँ पहले। तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, और पहला पॉइंट जहाँ पे ये वेक्टर है पहला वाला, तो उसको हम पॉइंट पी मान लेते हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप, और एक पी क्यू है जिसको मान लेता हूँ मैं, कि लिखा हुआ है कि, मान नहीं लेता हूँ, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5i प्लस 1j कैप, ठीक है। अब देखिए मुझे डिस्प्लेसमेंट इस निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए p का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, और कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2i मैंने x एक्सिस की तरफ में उसका 2 डिस्टेंस गया है, तो ये हो गया 2 कॉमा, ठीक है, और y की तरफ 4, तो ये 4 2 4, और q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका, तो 5 कॉमा 1। अब डिस्टेंस निकालना आप क्लास 10 से जानते हो, तो डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कहिए, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहिए। तो 2 पॉइंट्स के बीच में आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसको आप पी क्यू निकालिए या क्यू पी निकालिए, दोनों में आंसर सही आता है, गलत नहीं होगा दोनों केस में। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए बात को। चलिए पहले पी क्यू निकालता हूँ मैं। पी क्यू क्या होगा, रूट ओवर, चलिए पहले फाइनल माइनस आप इनिशियल कर लीजिए, ऐसे करके सोचिए। चले करते हैं, क्या है 5 माइनस 2x, कोऑर्डिनेट्स को हम एक साथ में लेते हैं, प्लस
1 माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाहर ले लीजिए 2। ये आंसर आ गया। और ऐसा आंसर है कि आपके पास चॉइस में है, बी ऑप्शन राइट हो गया। क्या मैं उलट देता, मैं अगर पी क्यू नहीं लिखे क्यू पी लिख देता तो क्या उसमें कोई डिफरेंस बनता है? देखे तो क्यू पी करता हूँ मैं, क्यू पी, ठीक है। क्यू पी के लिए क्या करूँगा, रूट ओवर क्यू कौन सा है, तो इस बार क्या लूँगा, फाइनल कौन सा हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा फाइनल। तो 2 माइनस 5 स्क्वायर और उधर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस 3 आता है प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 2 इंटू 9 होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। दोनों केस में आंसर आपका राइट आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे खोजेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या आंसर सेम आएंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ये पॉइंट का नहीं वैल्यू है, ये नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गया है उसका ये वेक्टर का ये एक्सप्रेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो गया हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन ये हो रहा है क्यू में, ठीक है, ये वेक्टर में। तो और क्यू वेक्टर नहीं है, ओपी वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है। तो यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाना चाहते हो, ऐसे ही जाना चाहते हो, आपको पहले बताना पड़ेगा यू आर गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये वाला आपका है। तो इसमें क्या फाइनल मान एलिमिनेशन करना होगा, हेड माइनस टेल, तो करते हैं। तो पी क्यू वेक्टर में लेता हूँ, तो हेड क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है आपका 5i प्लस 1j, माइनस दे के ही करता हूं मैं। वो क्या है, पी ओ पी क्या है आपका 2i माइनस 4j। अब आई आपका क्या करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये दोनों मिलकर बने आ जाएंगे 3i, ठीक है, और j है तो -3j। आप इसको कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसका अगर उल्टा करते तो क्या करते, तो क्या होता। मैं अगर ले लेता पी क्यू लिख देता फिर से, इसको तो ओपी लिखने से कोई क्यू ओपी लिखने से चाहिए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें मैं ऐसे लिख के उल्टा कर देता हूँ, या फिर इसको ऐसे समझा देता हूँ, या दोनों इक्वल, लेकिन वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। इस बार मैं क्या करता हूँ, पी को पहले लिख देता हूँ, तो ओपी लिख देता हूँ पहले माइनस ओ की, तो ओपी क्या होगा, तो होगा 2i प्लस 4j, माइनस दे के लिखता हूँ नीचे वाला 5i प्लस 1j। ये कितना आया 2 माइनस 3, तो ये हो गया -3i, और ये कितना हो गया, तो ये प्लस साइन नहीं है माइनस साइन हो जाता है, ये +3j हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आंसर क्या, यहाँ पे दोनों सेम आए थे, यहाँ पे ये दोनों सही में आ गए हैं, लगता आ गया ना, नहीं आया है। यहाँ पे आई के साथ में माइनस है, यहाँ पे जे के साथ में माइनस है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि ये नेगेटिव आई की तरफ है, नेगेटिव आई की तरफ मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, और यहाँ पे नेगेटिव जे की तरफ है, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ चला गया है। इसके इधर लेफ्ट मैंने राइट अगर पकड़ते हो आप पॉजिटिव एक्स, तो नेगेटिव एक्स की तरफ चला गया है, ये नेगेटिव वाई की तरफ आंसर गया है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, नॉट सेम, नॉट सेम, लेकिन ये दोनों सेम है। तो आप डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट जब खोजते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती कि किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट आप कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ,
वेक्टर कर लोगे तो या तो हेड माइनस टेल करना, आपको क्या करना है, हेड माइनस टेल, हेड जिधर आपका एरो का होगा उसका माइनस टेल की, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, आपको ये कैसे सही है, गलत नहीं है। आप बोल रहे कोई आदमी कह सकता है ना, इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम क्यू टू पी, तो उसका बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तब तो ये आंसर राइट हो गया, क्यू टू पी, अब तो राइट हो गया। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, ये आंसर राइट नहीं है, रॉन्ग राइट नहीं है, आंसर डिफरेंट है, इन बोथ केसेस आंसर डिफरेंट है, यहाँ पे आंसर सेम है, ये मैं कहने की कोशिश, रॉन्ग राइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ठीक से समझ लीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हिसाब से। अ बॉल विथ स्पीड सो मच मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, पॉइंट दिया हुआ है, राइट द वेलोसिटी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ दिस, उसका मतलब समझते पहले। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ एक कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद जाऊंगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट है आपका a, जो कि कहीं भी ऐसे, अब कहीं इधर आएगा -4 इधर आएगा, सर कर लो इधर, या समझ लो कि यहीं पे है, आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, कि हमको कॉन्सेप्ट चाहिए। हम मान लेते हैं ए यही है, मान अब दिख रहा है कि ये नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, -4 आपका इधर आएगा, तो मैं इधर आऊँगा, क्या होगा, मेरा उधर स्पेस वेस्ट होगा और वर्किंग कम हो जाएगा मेरा स्पेस, इसलिए मैं ए को मान लेता हूँ यहीं पे कहीं, उससे मुझे कुछ करना, मुझे तो एक ढांचा बनाना है, जस्ट एक कहते हैं ना एल्गोरिदम बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे काम करना है मुझे, तो ये पॉइंट आपका बन जाता है -4, ठीक है। और एक पॉइंट आपका है बी, बी ठीक है, उसका कितना है, उसका दिया हुआ आपका 6 -8, ठीक, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए बी एंड ए के। कह रहा है कि अ बॉल इज मूविंग विथ स्पीड, स्पीड क्या बताता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और उसको क्या करना है, राइट द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। अब देखिए अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी खोजते, शॉर्टेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उससे मुझे कोई काम में नहीं लगने वाला है, मुझे चाहिए कि वो ए से बी तक जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन भी पता है मुझे, डायरेक्शन दिखाना मुझे, ये यही चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, ये डायरेक्शन चाहिए मुझे, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेलोसिटी में आपको दो चीज मिलेंगे ना, वेलोसिटी आप करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड तो रहता है, स्पीड और संग में क्या रहेगा, डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन देना होगा आपको, एक तो पार्ट है इसका स्पीड, उसको स्पीड को आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, इसी को स्पीड कहते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन तो मुझे पता नहीं है, डायरेक्शन मुझे खोजना है, तो कैसे खोजना, फ्रॉम ए टू बी खोजना है, ए टू बी डायरेक्शन मुझे मिलेगा, तो डायरेक्शन किससे खोजते हैं, यूनिट वेक्टर से खोजते हैं। तो मुझे एक्चुअली इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को खोजना, पहले कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, उसके बाद क्या करना है, मुझे उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का केवल यूनिट वेक्टर चाहिए, ताकि मैं डायरेक्शन उसका ले सकूं। चलिए करते हैं कोशिश। तो पहले नंबर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, तो सीख गए होंगे हम, क्या लाइन ड्रॉ करें, कर देते हैं एक बार और ट्राई, ये है इधर है, एरोज आप दे दो ऐसे, ठीक है। आप दोनों देखें, यहाँ पे याद रखें दोनों हेड हेड टच हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम बताया कि वो रिजल्टेंट तो है नहीं, कौन, डिस्प्लेसमेंट तो रिजल्टेंट नहीं होता, रिजल्टेंट इसमें कौन है, और दूसरी बात है कि इसमें रिजल्टेंट सेकंड वाला होता है वेक्टर, सेकंड वाला पोजीशन वेक्टर रिजल्टेंट होता है, उससे हमको मतलब नहीं, रूल तो सीख गए हैं, क्या, हेड माइनस टेल करना है वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर से हेड की तरफ है उसको लीजिए पहले, फिर आप दूसरे को लीजिए, चलते हैं करते हैं। तो क्या ए बी वेक्टर खोजना है मुझे, ए बी खोजने के बाद में हमको उसका यूनिट वेक्टर भी खोजना है, पहले इसे खोजें, ए बी के क्या लिखेंगे, तो ओ बी पहले बाद वाले को माइनस ओ ए। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ, तो हमको उसको करना होगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखो, ए इज इक्वल ओ, एक्चुअली वहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे कर लीजिएगा, ओ बी ओ ए होगा, ये हम ए लिख दिए वहाँ पे, ठीक है, जस्ट जल्दीबाजी में समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ये वैसे ही होगा दोनों, हर केस में ऐसा होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वो ए लिखना पड़ेगा आपको, इसको आपको लिखना होगा -4i + 5j, ठीक है।
और यहाँ पे आपका 6i माइनस है 8j। तो आप पहले इसको लिखिएगा, इसको लिखिए पहले आप लिखिएगा 6i माइनस 8j। अब माइनस साइन दीजिए, माइनस साइन दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, पहला वाला प्लस है, प्लस 4i माइनस 5j कैप। इंटरैक्ट कौन करेंगे, ये और ये, तो 10i और ये दोनों माइनस माइनस, फिर ये 13j। ये हो गया आपका इसका वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे उसका डायरेक्शन क्यों चाहिए, यानी कि केवल मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल ए बी का जो हिस्सा है, दो हिस्से हैं इसके, एक मैग्नीट्यूड का हिस्सा है और दूसरा इसका ए बी का यूनिट वेक्टर है। मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए इसका। यूनिट वेक्टर कैसे खोजेंगे, तो मैग्नीट्यूड को नीचे लेके चले आएंगे, ए बी ऐसे। अब ये तो जो है लिखा वही लिखेंगे आप, 10i माइनस 13j ऑन मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बता दूं, तो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा x, जो i कंपोनेंट है 10 स्क्वायर कर दीजिए प्लस 13 स्क्वायर 100 169 रूट ओवर 269 रूट ओवर। अब 225 होता है और 6 नहीं होगा, मतलब पूरा नहीं यार, मैं करूँगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। यहाँ पे रूट 269, मैं तो समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। अब उसको आप यहाँ पुट करोगे तो वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू स्पीड 80 into unit vector of the displacement vector, 80 into 10i minus 13j upon root 269। अब ये सिंप्लीफिकेशन की बात रह गई, कॉन्सेप्ट का काम खत्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करके, लेकिन समझने की बात है, थोड़ी सी दिमाग को ठंडा रखना है और कंसंट्रेट करना है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखता हूँ, देखिए, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड ऐसे पकड़ लीजिए, एक है, ठीक है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए, मान लीजिए ये टिप मेरा फिंगर का यहाँ पे ए है, एट अ पॉइंट ए। एट दिस पॉइंट ही इंस्टॉल्स 5 मीटर लॉन्ग पोल वर्टिकली। ऐसे उसने एक पोल गाड़ दिया, ऐसे मेरे फिंगर का, ऐसे 4 फिंगर पर एक क्या डाल दिया, एक खंभा गाड़ दिया, और उसका साइज कितना है, 5 मीटर। अब वो क्या करता है, नाउ ही मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए ये ईस्ट है, तो इस तरफ वो 5 मीटर आता है, यहाँ पे, यहाँ से पोल यहाँ पे गाड़ दिया है और वो चल के यहाँ पे आता है 5 मीटर ईस्ट। आने के बाद क्या करता है, एंड देन ही मूव्स 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। और फिर मान लीजिए इधर नीचे के भीतर की तरफ आ रहा था वो, ये 2 मीटर्स वो नॉर्थ की तरफ आया। नॉर्थ के बाद रीचेस पॉइंट बी, यहाँ पे ये पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी आ गया। पॉइंट बी पर क्या करता है, इंस्टॉल्स अनदर 3 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल। इस बार पोल जो है उसमें यहाँ पर भी एक पोल लगाता है, लेकिन छोटा पोल लगाता है। यहाँ पे ऐसे पोल था 5 मीटर का, यहाँ पर 3 मीटर का पोल लगाता है। अब क्या होता है, ये लगा के चला जाता है एक। अब क्या होता है लगाने के बाद, अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। यहाँ पर एक चिड़िया बैठती है और यहाँ से उड़ती हुई यहाँ पे इस पोल पर 3 मीटर हाइट की पोल पर आगे बैठ जाती है। तो अब इसको फिगर में देखते हैं, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो रही है, एंड मैग्नीट्यूड भी उस वेक्टर की खोजना है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड। अब देखिए ये है आपका ये पोल 5 मीटर वाला, जहाँ की बर्ड बैठी थी और उसने उड़ना शुरू किया और क्यू पर आ गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो जब हम डिस्प्लेसमेंट खोजेंगे तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन खोजेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पी क्यू हम खोजेंगे ये, और एरो किधर होगा, इस तरफ होगा,
याद रखिएगा। ये बातें आपको समझ। अब आपको एक्सिस में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे पकड़ लीजिए कि वर्टिकल लाइन जो है अप एंड डाउन, अब जो पोल बना हुआ है उसको मैं जेड एक्सिस पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे जेड लिखा भी हुआ है देखिए। और फिर वो आदमी चलेगा ईस्ट की तरफ में, ये एक्स एक्सिस पकड़ लेता हूँ जो कि ईस्ट है। क्या है ये, मैं इसको ईस्ट बताता हूँ इसको, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, ऐसे थोड़ा तीछा कर देता हूँ, मैंने समझिए ये तो आपका अप डाउन हो गया एक्स जेड एक्सिस, ये होगा ईस्ट वेस्ट हो गया आपका एक्स एक्सिस, और एक मैं वाई एक्सिस ऐसे बनाता हूँ, ठीक, ऐसे, तब समझ में आएगा चीज़। तो उस तरह से वो वाई एक्सिस पर मान लीजिए यहीं पर दिखा देता हूँ कि वो यहाँ पे आके यहाँ पे चला जाता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे आने के बाद वो फिर एक पोल 3 मीटर का लगाता है और एक चिड़िया यहाँ से उड़ती है और इस पोल पे आती है। अब हमको पी एंड क्यू का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खोजना है। इसको समझिएगा पहले, तब समझ में आएगा। इस पी का क्या, पहले कोऑर्डिनेट्स खोजिए। पी कहाँ खड़ा है, पी तो एकदम ओरिजिन पर है, तो उसका जो है ये क्या कहते हैं, ये जो पी जो है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ओरिजिन के हिसाब से तो ओरिजिन में एक्स एंड वाई तो ओरिजिन उसके हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर वो 5 मीटर चलता है, तो उसका ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। क्यू का देखें, क्यू में 5 मीटर उसने एक्स एक्सिस पर आदमी चला, फिर वो वाई एक्सिस पर माने नॉर्थ की तरफ जगह 2 मीटर वो वाई एक्सिस पर चला, और जेड एक्सिस का 3 मीटर्स ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे क्यू जो है वो है 5 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ, 2 मीटर्स आपके वाई एक्सिस की तरफ इस तरफ, और 3 मीटर्स ऊपर जाएगा यानी कि जेड एक्सिस की तरफ। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए मुझे खोजना क्या है, ये लाइन खोजना है। तो उसको खोजने के लिए क्या करेंगे, इसको हमको लिखना पड़ेगा। तो कर लीजिए ये ओ है, तो ए है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है ए पी लिख देते हैं। ए पी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ए पी क्या होगा, 0i प्लस 0j प्लस 5k, और क्यू ए क्यू क्या लिखोगे आप, रेफरेंस पॉइंट आप यहीं से रखो ओरिजिन से, ए क्यू, तो आप उसका लिखोगे 5i प्लस 2j प्लस 3k। तो आपको खोजना क्या है, पी क्यू। पी क्यू खोजने का तरीका क्या है, हेड माइनस टेल, ए क्यू माइनस एपी। एपी में खाली खाली अब देखिए बाद में बता दूंगा, खाली जेड एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सब 0 है, तो इसका पूरा लिख देते हैं, इज इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, और इसका यहाँ पे -0i -0j एंड -5k, -5k। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 5i प्लस 2j -2k। अब इसमें देखते कोई आंसर मेरा मिला कि नहीं। तो पहला वाला ही आंसर दिख रहा है, 5i प्लस 2j -2k। ओके, लेकिन क्या देख लें और कोई है कि नहीं, हाँ यहाँ पर भी है। तो 2 आंसर्स मुझे मिल गए हैं, राइट। एक डी जो कि 5i प्लस 2j प्लस 2k है, और एक है आपका ए, वो भी प्लस 5i प्लस 2j एंड -2k। तो फिर राइट वाला कौन सा है, नहीं तो एक और क्वेश्चन है ना कि आपको मैग्नीट्यूड खोजना है। मैग्नीट्यूड कैसे खोजोगे आप, मैग्नीट्यूड खोजोगे आप ऐसे, पी क्यू का मैग्नीट्यूड खोजने के लिए आपको क्या करना, √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √33। अब ये √33 दोनों में है क्या, नहीं, इसमें √23 है, इसमें √33 है, और ये आंसर आपका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखने में जटिल लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट वो सिंपल, जो आप लेकर चलोगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखें क्या है, वर्ड्स कठिन लगेंगे,
2 पॉइंट चार्जेस। आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हम पढ़ेंगे, नहीं कुछ नहीं आया है, आप समझिए पहले इसको। Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर नहीं, पोजीशन दिए हैं रेस्पेक्टिवली। दे रिपेल ईच अदर विद फोर्स 3 है, तो फोर्स से रिपेल करे मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो फोर्स ऑन Q2 Q1, यानी Q1 से Q2 तक जाना है आपको फोर्स को लेकर, समझे, ऐसे Q1 से ऐसे लिखते हैं हम लोग, Q1 टू Q1 ऐसे F1, तो ये दिया हुआ है, ये वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आपको बताना है, जो यहाँ पे आई जे के कैप में दिया हुआ है। तो उसको कैसे करें सब, तो पहले फिर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चलते हैं, फिर इसको हेल्प लेते हैं और करते हैं काम। ये ओरिजिन हो गया, एक क्यू दिया हुआ है 1 Q1, यहाँ पे Q1 P नहीं देगी, Q1 दे दिया गया, और कुछ नहीं किया गया आपके लिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे रख लीजिए, P जैसे रख रहे हैं तो वैसे रख लीजिए, ये हो गया 0 0 0 हो गया। अच्छा, दूसरा है Q2, जिसको Q लिख रहे थे उसको Q2 लिखा हुआ यहाँ पे कर दीजिए उसको, ये हो गया Q2। उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हो 1 2 2, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 ड्यू टू, यहाँ से फोर्स लग रहा है Q2 पर, लग रहा है फोर्स ड्यू टू, ऐसे एरो आया। अब एरो भी जाएंगे हेड की तरह, टेल की तरह, और पोजीशन वेक्टर्स बना लीजिए, एक बनेगा OQ1 और दूसरा बनेगा OQ2, एरोस दे दीजिए ऐसे फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे दे दिया। अब आपको वेक्टर्स तो मिल जाएंगे, कैसे, ये क्या हो जाएगा OQ डैश, क्या होगा यहाँ पे 0I प्लस 0J प्लस 0K, यहाँ पे क्या होगा, ये Q1 है, ये है OQ2 वेक्टर, ये क्या होगा 1 J कैप सॉरी I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप, ये हो गया आपका। ये हमको जाना कहाँ से, इधर से इधर जाना है, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, उसको लिखना क्या है एफ क्यू, एक्चुअली यहाँ मेरा नाम हो जाएगा क्या, ये Q1 नहीं Q2 नहीं, क्या Q1, क्यों Q1, क्योंकि लिखोगे आप तो Q1 Q2 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अब आपको सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है कोऑर्डिनेट्स का, समझे ना, ऐसे। तो यहाँ पे हो जाए सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है 1I प्लस 2J प्लस 2K, और उधर माइनस 0 0 0, तीनों 0 है, तो बस यही आंसर हो गया आपका। अब यही जो है, यही आपका बन जाता है F2 1, तो इसी को लिख दीजिए आप 1I प्लस 2J प्लस 2K। तो आप बता सकते हो अभी यहाँ पे x कौन है, लिखा हुआ है तो क्या, जो लिखा हुआ वो भी लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका XI प्लस YJ प्लस ZK, इससे आपको पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x होगा 1 प्लस 2 प्लस 2, आपको आंसर लिखना था, ऐसे आंसर लिख देना आपको 5, छोड़ना नहीं है, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। आपको पूछा कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताइए, जस्ट आपको x का वैल्यू जो है पुट कर दी, y का वैल्यू पुट कर दिया और z का वैल्यू पुट कर दिया, ऐड कर दिया, ये आंसर आपका 5 आंसर आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, तो इसमें एक ध्यान रखिएगा, मैं इसको देख के डरिएगा मत और भागिएगा मत, क्योंकि ये मैं बता दूं लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि एक एडवांस का क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे मैंने हर तरह के क्वेश्चन किए, एडवांस के भी किए हैं, नीट के भी किए, जेईई मेंस के भी किए, लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि मैं सरल ढंग से समझाता रहा। तो मैं इसलिए नहीं बताया आपको कि देखिए जो नीट के बच्चे होंगे या जेईई मेंस के देने वाले बच्चे होंगे, वो सोचेंगे एडवांस के क्वेश्चन इतना हार्ड करने की क्या जरूरत है हमको, या एडवांस के बच्चे में इतने सरल क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे। एक्चुअली ये दोनों लोगों को एक वहम है, गलतफहमी है कि हम हार्ड या इजी नहीं करेंगे, करना चाहिए हर तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टीचर जब पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपके किस लेवल का एग्जाम है,
उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन समझना तो आपको हर तरह का चाहिए ताकि आपको कभी भी कभी दिक्कत ना हो। अब इस क्वेश्चन को देखते ही तो पता चलेगा कि कितना हार्ड है कितना इजी है, वो तो करने के बाद पता चलेगा। 3 vectors p q r are shown in figure. Let s be any point on vector r. The distance between the point p and s is given. So पहले तो बनाया ड्रॉइंग, तो देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ। तो ये है y एक्सिस आपका और ये है आपका x एक्सिस। यहाँ पर वो पॉइंट है और यहाँ पर आपका p पॉइंट है और p पॉइंट को जोड़ा गया है। तो क्या बन गया, ये ओपी पोजीशन वेक्टर बन गया। क्या बन गया, ओपी पोजीशन। लेकिन इस एडवांस वालों ने कहा इसको आप ओपी मत कहिए, क्या कहिए, केवल पी कहिए। तो ओपी नहीं कह गया, आप इसको पी कह रहे हैं। उसी तरह से एक पॉइंट लिया गया क्यू और उनको जोड़ा गया, तो उसको आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ओ क्यू कह दीजिए सर, ठीक है। लेकिन एडवांस वालों ने कहा नहीं, हम उसको क्यू कहेंगे। फिर कहा कि आप पी से क्यू को जोड़िए, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए। आप क्या कहते हैं उसको, आप कहते हैं सर उसको कहिए आप पी क्यू वेक्टर। लेकिन एडवांस वालों ने कहा नहीं, हम इसको आर वेक्टर कहेंगे। अब एडवांस वालों ने एक और बात कहा कि आर वेक्टर पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए आप एस, ठीक है, और उसको भी उन्होंने जोड़ दिया। तो आप कहते हैं ये पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ एस है। तो उन्होंने कहा हम ओ एस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग एस वेक्टर कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब उन्होंने रिलेशन दिया कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस दिया हुआ है। पी एंड एस की डिस्टेंस कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी मेजरमेंट दी गई है आपको, ठीक है। और ठीक है, इतना बात समझते हैं। तो पहले तो पी एस वेक्टर की बात हो गई अभी फिर से। तो पी एस वेक्टर लेते हैं हम। पी एस वेक्टर बनता कैसे है ये देखें हम लोग। तो पी एस बनता है एक्चुअली आपके ओ एस माइनस ओ पी से बनता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ओ एस नहीं कहिएगा, आप एस कहिएगा, ओ पी को आप पी कहिएगा। तो ये बना, ठीक है। और एक और तरीका हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पी एस को, कैसे कि देखिए पी एस जो है वो कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ पी एस, ऐसे कह सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ये b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब देखिए आर वेक्टर तो ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आपका आर वेक्टर है, ठीक है। इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड जो होगी और इसकी मैग्नीट्यूड किसकी बड़ी होगी, आर की बड़ी होगी। तो यानी कि ये जो बी है, बी जो बी टाइम्स आर है, बी कोई फ्रैक्शन होगा, 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, डेसिमल में 1/4 1/3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन होगा, याद रखिए 1 नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, 1 भी नहीं हो सकता, 1 होने वो आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत क्या कि अभी हमने ये क्या है, ये वेक्टर लिया है और इसमें खाली मैग्नीट्यूड हमने दिया है। तो इसको हमको क्या देना होगा, इसका एक क्या देना होगा, यूनिट वेक्टर वाला पार्ट देना पड़ेगा अभी भी। अब देखिए यूनिट वेक्टर के बारे में सोचिए, ये जो डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, क्या ये कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डायरेक्शन नहीं है, तो ये आर वेक्टर का ही तो डायरेक्शन तो हम यूनिट वेक्टर ऑफ आर से लेके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर ऑफ आर क्या होगा, तो आप जानते हो कि आर वेक्टर जो होगा वो कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। यूनिट वेक्टर ऑफ आर क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। इसको हम लोग अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए पी एस के लिए तो हम ये लिख सकते हैं एस माइनस पी लिख दिया हमने, और पी एस के लिए ये लिखते हैं हम बी इंटू, ठीक है, यूनिट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर सॉरी, और ये लिख दिया मैंने। चलिए एस माइनस पी इज इक्वल टू बी इंटू आर का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर के मैंने लिख दिया, ये वाला लिख देता हूँ मैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास बचा क्या, एस माइनस पी इज इक्वल टू बी इंटू आर वेक्टर। आर क्या है, आर आपका पी क्यू है ना, तो आप क्या लिखोगे, पी माइनस की माने पी की माने ये है आर, ये है आर, तो आप लिख देता हूँ एक बार आर क्या होता है।
आर वेक्टर क्या होता है, मैं दूसरे कलर से, तो ये होता है आपका क्यू, ओ क्यू आप कहते हैं, माइनस ओ पी, ठीक है। आर नहीं कहते, आप क्या कहते हैं उसको, उसका नाम आप देते पी एस, सॉरी पी क्यू, आपने कहा होता सॉरी पी क्यू, पी क्यू जो है यही है आर, तो ये लिखता आप लिखते, ठीक है। लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको अब ऐसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्या लिखेंगे क्यू माइनस, और ये ओपी है, क्या है ये ओपी, तो माइनस पी वेक्टर लिखते हैं। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, एस माइनस पी इज इक्वल टू बी इंटू क्यू माइनस पी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सब्जेक्ट आपको बनाना है एस को, यहाँ पे सब ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये भी वेक्टर है। अब तो एस माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर, और बनाना है क्या, एस को सब्जेक्ट, तो पी को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, पी को उस तरफ ले जाते हैं, चलिए उधर जाते हैं, तो हो जाता है ये एस इज इक्वल टू, इसको उधर लाए तो ये हो गया पी वेक्टर इधर, माइनस बी पी लिख देता हूँ यहाँ पर, और प्लस बी क्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए कॉमन निकल गया पी यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर और एस वेक्टर। अब लगभग आ गया, देखिए थोड़ा सा मैं सजा देता हूँ फिर से, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। एस वेक्टर इज इक्वल टू, पी को मैं इधर लिख देता हूँ, तो 1 माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर, ये ऑप्शन आपका ए जो है आंसर हो जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाला आंसर आपका बनता है। देखिए एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस बी ब्रैकेट पी वेक्टर इंटू बी, बी है ये, पी नहीं है ये, बी है, बी इंटू क्यू वेक्टर। तो इस तरह से देखिए कितना हार्ड नहीं था समझना, अगर ठीक से आ गया। केवल क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपी को पी के रूप में कर दिया गया, ओ क्यू को क्यू के रूप में कर दिया गया, पी क्यू को आर के रूप में, ओ एस को एस के रूप में। अब इसमें बच्चे जम्बल्ड अप हो जाते तो क्या किया जा सकता है, तो हो जाते हो तो ऐसे अलग से कर के देख लो, तो अपने आप आपको मिल जाएगा जो चीज़ चाहिए आपको। इस तरह से हार्ड क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अंत में हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस एक प्रॉपर्टी की। तो देखें क्या प्रॉपर्टी देखेंगे, बता रहे हैं, कह रहा है कि कंपेयर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन द टू फिगर्स गिवन बिलो, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन टू केसेस। ये दो केसेस है, मान लीजिए केस 1 है, ये केस 1 है और ये केस आपका 2 है, 2 फिगर्स है। इसमें आपको बताना है, पहले फर्स्ट केस में लेते हैं केस 1, ठीक है, केस 1, चलिए केस 1 करते हैं। पहले केस 1 में कह रहा है कि आप पहले पोजीशन वेक्टर्स बताइए और खोजिए, मतलब खोजिए। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये बी लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 1i प्लस 4j लिख सकते हैं इसको, p इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5i, वेक्टर्स फॉर्म में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी ये। और इसको हम लिख देंगे क्या, a इज इक्वल टू 0i प्लस 0j, ऐसे लिख देते हैं। तो ये दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर्स पहले खोजिए, ए बी, पोजीशन वेक्टर ए बी का देखें क्या होगा। ए बी कैसे खोजिएगा, तो बी माइनस ए कीजिए, तो क्या होगा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस ए कीजिएगा, तो यहाँ पे तो 0 है, तो 0i प्लस 0j, ये क्या बना आपका, तो उससे कुछ होगा नहीं, तो यही रह गया और जे, ठीक है, ये आंसर हुआ। अब देखते हैं आपका AC देखते हैं, ठीक है, AC देखते हैं। पहले हम आपको यही दिखा देते हैं, BC दिखा देते हैं। BC क्या होगा,
यहाँ पर भी कैप है, ये एरो है। तो BC क्या होगा आपका, BC होगा दिस माइनस दिस, तो कैसे बनेगा, तो 5i प्लस 2j माइनस i प्लस 4j, ये हो जाएगा होगा 5i माइनस i प्लस 2j माइनस 4j, अल्टीमेटली हो जाएगा 4i और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2j। ये हो गया आपका क्या, कौन सा वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फिर एक पोजीशन वेक्टर और है हमारे पास में, कौन सा, उसे पिंक में लिखा हूँ, AC, ठीक है। जानबूझ के मैं बीच में रख दिया है समझाने के लिए, बाद में देखें क्यों रखें। AC क्या होगा, AC का तो इसमें भी 0 से माइनस कीजिएगा तो यही रह जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 2 देखते हैं। अब केस 2 क्या है, केस 2 में फिर AB देखिए आप, तो AB वेक्टर क्या होगा, तो आई कैप, सॉरी हाँ B पहले लिखेंगे ना, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 1i, मतलब आई कैप प्लस j कैप, एक का लिखा मैंने, ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस आई कैप माइनस j कैप, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा AB वेक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3j कैप, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए चलते हैं इसको BC फिट करते हैं, BC तो C का जो वेक्टर्स है उसको लिखिए, तो यहाँ पे होगा 5i माइनस सॉरी प्लस 2j, C लिख दिया मैंने, ठीक है, और माइनस B क्या है, तो i 1i प्लस 4j, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये 5i माइनस i प्लस 2j माइनस 4j, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 4i माइनस यहाँ पे 2j, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं AC, AC जो है क्या लिखिएगा, C 5i प्लस 2j माइनस साइन 1i प्लस 1j इज इक्वल टू 5i कैप माइनस i कैप प्लस 2j माइनस j कैप, यहाँ पे आंसर आएगा 4i कैप प्लस j कैप, ठीक है, ये आंसर। अब हम लोग चेक करते हैं कि अब हम लोग तो पहले क्या किया, जो हमने एक बता दो क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आपका, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर है, ओके। ये बात आपको समझ। अब देखिए आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट केस में आंसर्स पहले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आंसर तो मिल गया, पहले कंपेयर करना। आप देखिए यदि यहाँ पे जो आंसर है, ठीक है, ये जो आंसर है और यहाँ पर जो आंसर आया है, क्या सेम है, सेम नहीं है, नॉट सेम, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है और यहाँ पर जो आंसर है क्या सेम है, पोजीशन वेक्टर AB, पोजीशन वेक्टर इन केस 1 एंड पोजीशन वेक्टर AB इन केस 2, दोनों का आंसर अलग हो गया। पोजीशन वेक्टर AC एंड पोजीशन वेक्टर AC इन बोथ केसेस, केस 1 एंड केस 2, आंसर अलग अलग है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर BC और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर BC इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, यहाँ पे देखिए ये कितना 4i माइनस 2j, यहाँ पे कितना 4i माइनस 2j, तो यहाँ पे आंसर्स सेम है।
इससे क्या निष्कर्ष निकला ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिगर पे मैं आता हूँ, आपको फिगर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ओरिजिन को माना था रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन को नहीं माना था, मैंने ए को 1 1 कोऑर्डिनेट्स दे दिया था। इसके चलते क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर का क्या डिफरेंस हो गया, यानी कि पोजीशन वेक्टर, याद रखिए पोजीशन वेक्टर इज अफेक्टेड, है अफेक्टेड हुआ ना, ये क्या हुआ अफेक्ट हुआ कि नहीं इसका, इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ रेफरेंस, इसको ओरिजिन नहीं कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो पोजीशन वेक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। इफेक्ट हो गया ना, जैसे रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे 0 0 लिया था, यहाँ पे 1 1 लिया। बट आपका जो ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, is independent of reference point, but displacement vector is independent of क्या यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से उसको मतलब नहीं, उसको तो मतलब था इन दोनों से, इनका वैल्यू नहीं चेंज हुआ ना। यहाँ पे जैसे 5 2 था माइनस, यहाँ पे हम आई जे नहीं बोल रहे, 5 -1 किया मैंने, 2 -4 किया, यहाँ पर 5 -1 किया, यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे ओरिजिन से उसका मतलब ही नहीं था। यहाँ पे हमने ओरिजिन का कोई काम ही नहीं किया। देखिए 5 माइनस, यहाँ पे क्या किया 5 -1 किया, 2 -4 किया, यहाँ पर भी तो आप वही किया 5 -1 2 -4 किया है यहाँ पे। लेकिन जब आप ओरिजिन चेंज करते हो लेकिन आपका पोजीशन वेक्टर्स का वैल्यूज अंतर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बी का जो वैल्यू था, ए का वैल्यू यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हो गया 1 1, तो चेंज तो हुआ, माइनस करो तो 1 -0 था, यहाँ पे 1 -1 हो गया, यहाँ 4 -0 था, यहाँ पे 4 -1 हो गया। उसी तरह आप देखोगे यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर का ये था 5 -0 और 2 -0, यहाँ पे 5 -1 एंड 2 -1 हो गया, तो डिफरेंस हो गया। ये बात आपको जाननी है, दो अंतर ये बात है दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में एक अंतर है ना, क्या अंतर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर values change with what respect to reference point, but change in reference point does not affect the क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कहो कि सर ये अगर सी अगर 5 नहीं करके हम इसको 6 2 कर देता, तो आप तो इसको चेंज कर रहे हो, इस कोऑर्डिनेट को नहीं चेंज करोगे, इसको चेंज कर रहे हो, तब कौन इफेक्ट होता है ये मैंने बताया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि पोजीशन वेक्टर एंड आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगले दिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर शुरू करेंगे, जिसमें कि आप पहले स्केलर क्वांटिटी से कैसे वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एंड डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज तक इतना ही, और डेस्नी जीत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और याद रखें डेस्नी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी and stay with me like this and succeed in life.